ये जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना, उसके आउटकम्स क्या थे, उसके रिजल्ट क्या हुआ उसका? द बोर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। ये जो बोर्बन डायनेस्टी है, जब नेपोलियन बोनापार्ट थे उनके राज में ये डायनेस्टी को उन्होंने तबाह कर दिया था। जो किंग्स थे, जो मोनार्क थे, वो अब वहाँ पे रूल नहीं करते थे। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई तब वो डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था, यानी कि वहाँ के जो किंग्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको फिर से फॉर्म किया गया। देन न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो बाउंड्रीज थे वहाँ पर नए स्टेट्स बना दिए गए थे ताकि फ्रांस फिर से वॉर्स ना करे और कब्जा करने की और कोशिश ना करे। देन जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ। जिनोवा और पिडमोंट को ऐड कर दिया था, एक बना दिया गया था। देन किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स इंक्लूडेड बेल्जियम इन द नॉर्थ वॉज फॉर्म्ड। देन प्रूशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरी इन वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रूशिया को भी नई टेरिटरीज दी गई थी वेस्टर्न साइड में। नेक्स्ट आउटकम वॉज दैट ऑस्ट्रिया वॉज गिवन नॉर्दर्न इटली। तो ऑस्ट्रिया जो था उसे इटली का नॉर्दर्न पार्ट दे दिया गया था। देन जर्मनी एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वॉज नॉट चेंज्ड। तो ये जो हमने देखा था कि जो जर्मनी है और 39 स्टेट्स जो बनाए गए थे, प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, उन्हें बिल्कुल भी बांटा नहीं गया था, वो जैसे थे उन्हें वैसा ही रखा गया। देन रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया को पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया था। और प्रूशिया वॉज गिवन सैक्सोनी। अभी ये जो सारे चेंजेस थे, ये जो यूरोप का लैंड था उसको इस तरीके से डिवाइड करने का मेन एम क्या था इन कंजर्वेटिव्स का, कि जो भी प्रॉफिट आता है या फिर जो भी हम यहाँ से आगे देश को आगे कैसे लेके जाएं, उस हिसाब से वो लोग इस लैंड को डिवाइड कर रहे थे। उन लोगों को, उन एरिस्टोक्रेट्स को दे रहे थे जहाँ से वो प्रॉफिट्स निकाल सके। तो मेन मोटो इनका यही था, इस लैंड को डिवाइड करने का। अब इस ट्रीटी की वजह से जो चेंजेस हुए थे उसकी वजह से एक कंजर्वेटिव रेजीम बन चुका था। अब इस कंजर्वेटिज्म जो है वापस आ गया था, यानी कि जो मोनार्क थे, जो एक ही पर्सन है वो पावरफुल होगा, वही पूरे एम्पायर को चलाएगा, ये सब वापस आ गया था। तो इसकी वजह से एक कंजर्वेटिव रेजीम बन चुका था। अभी कंजर्वेटिव रेजीम में क्या होता था, फर्स्टली ये ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक यानी कि एक मोनार्की था जो एक ही पावरफुल पर्सन है जो सब पे रूल करेगा। फिर उसमें मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स वर इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज। अभी सेंसरशिप लॉज मैंने पहले भी बताया कि अगर हम जो उस कंट्री में या फिर उस स्टेट में या फिर कोई भी प्लेस में जो भी पावरफुल इंसान है उसके बारे में अगर हमने कुछ गलत बोला या उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाई, तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम उस पर बंदी लगा सकते हैं, हम उसे बंद कर सकते हैं। देन वी हैव द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ विच वर कर्व्ड। तो ऐसे वक्त में अगर कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी अगर चेंजेस लाना चाहता है, तो एक्टिविटीज़ पे, ऐसी एक्टिविटीज़ पे उन लोग नज़र रख सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। अब जब रेवोल्यूशनरीज़ की एक्टिविटीज़ पर कर्ब किया गया, उन पे नज़र रखी जाने लगी, तब रेवोल्यूशनरीज़ ने क्या किया? आफ्टर 1815 द रेवोल्यूशनरीज स्टार्टेड फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटीज़ टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड नेशनलिज्म। तो आफ्टर 1815 इन रेवोल्यूशनरीज़ जो डिमांड रखते थे, पहले की जो मोनार्कियल सिस्टम थे उसमें लोग डिमांड रखा करते थे, तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए उन पे बंदी लगा दी गई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली अपना काम शुरू किया। सीक्रेटली उन लोग सोसाइटीज़ फॉर्म करते थे और जो लिबर्टी है, नेशनलिज्म है, इन आइडियाज़ को, इन मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाते थे। ओके, जब हम रेवोल्यूशनरीज़ की बात करते हैं जो रेवोल्यूशन लेके आना चाहते थे, तो बहुत ऐसे लोग थे। उनमें पहला नाम जो आता है वो जोसेफ मज़ूनी, जो ही वॉज बॉर्न इन जिनोवा इन 1807।
एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। अभी ये बॉर्न हुए थे जिनोवा में इन 1807 और अपने आप में एक मेंबर थे एक सोसाइटी के और बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया करते थे थ्रू द सोसाइटी। अब ऐसा हुआ, ऐसी चीज़ें जब वो उन्हें मालूम पड़ी तो इन 1831 ही वॉज सेंट टू एग्ज़ाइल। जब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के रूल को पता चला कि ये रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कंट्री को नुकसान हो रहा है या फिर आंदोलन छिड़ सकता है, तो उन्हें एग्ज़ाइल के लिए भेज दिया, यानी कि वो जिस जगह से रहते थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और ये कब हुआ था? बिकॉज ही वॉज अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो जब लिगुरिया में वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया और उन्हें एग्ज़ाइल में भेज दिया गया। अब जब मज़ीनी को अपने ही एरिया से, अपनी ही जगह से बाहर निकाल दिया गया था, ही वॉज सेंट टू एग्ज़ाइल, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने ही फाउंडेड यंग इटली एंड इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने फॉर्म की। ये सोसाइटीज़ उन्होंने फॉर्म की थी विद द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अ नेशन स्टेट। योर इज एम वॉज टू यूनिफाई इटली। अभी ये जो सोसाइटीज़ उन्होंने फॉर्म की थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, उनका मकसद, उनका एम यहाँ पे था इटली को एक बनाना, क्योंकि इटली उस वक्त टुकड़ों में डिवाइडेड थी, एक स्टेट की तरह नहीं थी, अलग अलग हिस्से बने हुए थे, एक कंट्री की तरह नहीं थी। अभी ये जो सोसाइटीज़ थे उनके मेंबर्स कौन थे? मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स वर young like-minded people from Poland, France, Italy, German states। तो अभी ये जो लोग थे उनकी सोच एक थी। उनकी सोच क्या थी? कि वो हमारे कंट्री में नेशन स्टेट लाए और नेशनलिज्म और लिबर्टी लाए। तो ये सोच के साथ ये सारे लोग इस ग्रुप में फॉर्म हुए थे ताकि वो लोग इस काम को अंजाम दे सकें। After Mazzini, there were many secret societies which were formed in Germany, France, Switzerland and Poland। बहुत सारे लोग थे जो इन शहरों में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे थे। क्यों? क्योंकि इनका आइडिया सबका एक ही था कि वो एक फ्री नेशन, एक नेशन स्टेट चाहते थे, मोनार्की, ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चाहते थे। नाउ Mazzini's continuous opposition towards monarchy and his vision of democratic republic were the reasons for fear among conservatives। जो मज़ीनी थे वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते थे, कंटिन्यूस एफर्ट्स करते थे ताकि वो मोनार्की को हटा सके, जो मोनार्कियल रूल है उसे हटाकर एक नेशन स्टेट ला सके। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म कर सके जहाँ पे लोग खुद अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सके, उन लोगों का पूरा हक हो इन सारे डिसीजंस पर। तो ये सारी रीजंस थे जिसकी वजह से अभी कंजर्वेटिव्स बहुत ही फियर में थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म होते रहे तो आगे चलकर उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ सकता था। और ऐसे में जब और सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म होने लगी थी तो ये चांसेस और ज़्यादा थे कि अब यूरोप जो है धीरे धीरे उसमें नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की आइडियाज़ जो है और ज़्यादा वेटेज लेंगी। नाउ विद दिस वी फिनिश आवर सेकेंड पार्ट, जहाँ पर हमने देखा कि नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ यूरोप में, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया।